एसबीआई के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर है उनके पास, 755 के भाव पे लिए है। कैनरा बैंक के शेयर है जो उन्होंने 110 के भाव पे लिए है। अपसाइड टारगेट एंड होल्डिंग पीरियड प्लीज। होल्डिंग पीरियड तो सर आप ही बताएंगे कि आप कितनी देर होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन अगर बहुत ही अच्छे रिटर्न चाहिए तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और टारगेट्स तो हम सर से ही पूछेंगे, गौरव सर। एसबीआई एंड कैनरा बैंक दोनों ही मेरे प्रेफर्ड स्टॉक हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने अपने क्लाइंट्स को इन शेयर्स में सलाह भी दी है, तो उनकी पोजीशन हो सकती है। एसबीआई और कैनरा बैंक ये हमारे प्रेफर्ड स्टॉक हैं फ्रॉम द पीएसयू बैंकिंग स्पेस, और हम हमारा आने वाले साल में भी इन दोनों शेयर्स पे बुलिश व्यू है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर हमें लगभग 20% का मुझे एक अपमूव की गुंजाइश यहाँ से कैनरा बैंक में नजर आती है। और स्टेट बैंक के जहां तक हम बात करें तो स्टेट बैंक के अंदर भी मुझे लगभग पूरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ से 1100 के तरफ हमें दिख जाना चाहिए ये शेयर जल्दी ही। और खासतौर पे बजट आने वाला है, उस पे तो बैंकिंग को लेके, कंसोलिडेशन को लेके इन द पीएसयू स्पेस की खबर आ सकती है, जिसका इम्पैक्ट हम एब्सोल्युटली। प्योरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे जरूर देखेंगे। और एक ये है, एक डिफेंस है, जहाँ पे डिफेंस की जो ऑर्डर्स इस बार इस साल में, यानी कि FY26 में अभी तक जो गए हैं, दे आर लाइक 2 लाख करोड़ प्लस। तो उसके चलते हुए भी एक अच्छा मोमेंटम हमको डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और आगे के इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होंगे सरकार के, बजट कितना डिफेंस को एलोकेट किया जाएगा, वो भी एक देखने वाली बात होगी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो बजाज फाइनेंस पे है, अशोक वर्मा जी का। बजाज फाइनेंस और सीडीएसएल फॉर लॉन्ग टर्म क्या एंट्री लेवल होनी चाहिए? बजाज फाइनेंस एंड सीडीएसएल। बजाज फाइनेंस पे गिरावट पे बाय की सलाह होगी। मैंने अभी भी पिछले एक व्यूअर को सलाह दी है, 950 के आसपास का लेवल मिल जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट रहेगा। जिस तरीके से ब्याज दरों में कमी आ रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं एनबीएफसी स्पेस के अंदर जुबिलिएशन का दौर मेंटेन रहेगा। बजाज फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस की लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में लिस्टेड एंटिटीज में, तो इसके अंदर हमें अच्छी एक बढ़त की उम्मीद है। दूसरा शेयर नाम कौन सा था? सीडीएसएल। CDSL, yes. कैपिटल मार्केट स्पेस पे भी हम बुलिश हैं। ओवरऑल कैपिटल मार्केट से मेड बी एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज या एएमसीज या स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, ओवरऑल हम पॉजिटिव व्यू रखते हैं। एक अच्छी गिरावट आ चुकी है। CDSL बाय इट्स वेरी नेचर अगर हम बात करें, जो उनका बिजनेस मॉडल भी है, वो एक काइंड ऑफ अ सटल परफॉर्मेंस और नॉर्मल ग्रोथ बिजनेस मॉडल है। देयरफॉर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप 2-3 साल का व्यू रखेंगे तो इन लेवल्स पे आप कंसिडर कर सकते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट कि जिस प्रकार का एक अपमूव हमें पिछले सालों में देखने को मिला है सीडीएसएल में, उस तरीके का एक अपमूव मिलेगा और साल भर के अंदर शेयर मल्टीफोल उड़ जाएगा। तो उस टाइप के रिटर्न्स अब नहीं आएंगे। सटल रिटर्न्स की आप 20 से 30% के रिटर्न्स की उम्मीद और अपेक्षा करें। आई थिंक सीडीएसएल एक अच्छी बेट है इन लेवल्स पे। समृद्धि जी का सवाल है। समृद्धि जी पूछती है एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम करंट प्राइस, व्यू ऑन एनएमडीसी। अब इन्होंने ये नहीं लिखा है इन्होंने खरीदा है या खरीदना चाहती है, बट 6 महीने का व्यू आपसे मांग रही। पॉजिटिव व्यू है। अगर थोड़ा सा नीचे मिल जाए शेयर, 80 रुपए या उसके नीचे के भाव पे मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि फिर स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक होगा। 72 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर के अंदर हम बाय करके पोजीशन बनाई जा सकती है। और 95 रुपए का हम इसके अंदर आने वाले 2 से 3 महीने जो व्यू और एक्सपेक्ट होल्डिंग पीरियड बता रहे हैं, उसके अंदर एक भाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। पॉजिटिव आउटलुक है शेयर पे। अमोल पारेख का सवाल है, वो पूछते हैं मिधानी मिधानी इंडस्ट्रीज के बारे में, सेल और होल्ड, आप क्या कहेंगे? अगेन ये भी एक मेटल स्पेस की कंपनी है। पिछले कुछ ही दिनों में एक अच्छा अपमूव आ गया है, 290 के भाव से बढ़ता हुआ 370 आ गया है। वहां पे कन्फ्लुएंस जोन नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसका, इसीलिए शेयर रेजिस्ट भी कर रहा है उन प्राइस पॉइंट पे। आई थिंक अगला अपमूव देखने को मिलेगा एक बार 360 का आंकड़ा पार होता है, तब ये शेयर लगभग 400 450 की रेंज के लिए आगे बढ़ेगा। फिलहाल इसे अवॉइड करना चाहिए। बाइंग जोन रहेगा या तो गिरावट पे 320 और 300 की रेंज के बीच में, नहीं तो आप ब्रेकआउट का वेट करें, 360-70 के ऊपर का ब्रेकआउट आए, उसके बाद आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर 450 के टारगेट के लिए प्ले करें इसे। ओके। संतराज यादव जी का सवाल है, वो आपको नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। संतराज जी, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इनके दो, आई थिंक दो है
आई एम कंफ्यूज। एक तो है जायसवाल नेको, जिसमें हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था, बट 85 के आसपास इनकी खरीदारी है। और इनके पास पीसी ज्वेलर्स है जो 13 रुपए 80 पैसे पे इन्होंने खरीदे हैं। एक JWL भी लिखा है इन्होंने, बट आई डोंट नो, उन्होंने प्राइस नहीं दिया उसका। तो पीसी ज्वेलर्स एंड जायसवाल नेको दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति। अरे तो यादव जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पहला शेयर जैसे पीसी ज्वेलर्स पे आप राय मांग रहे हैं, मेरी तरफ से इस पे एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर आपको ज्वेलरी स्पेस पे रहना है तो कल्याण और टाइटन पे आप कंसंट्रेट करें, दे ये बेटर ऑफ है लॉट्स के अंदर। बाकी जो शेयर्स हैं उन पे अभी हम ट्रैक नहीं करते हैं, तो हम उस तरीके की सलाह नहीं दे पाएंगे। बाकी जो शेयर आपने बताया जायसवाल मेको, उस पे भी मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, देयरफॉर मैं उस पे भी सलाह नहीं दे पाऊंगा। टाइटन पे आपकी क्या राय होगी गौरव सर? टाइटन एट ऑल टाइम हाई। मैम, टाइटन के अंदर तेजी की राय रहेगी। जिस प्रकार से गोल्ड के भाव में एप्रिसिएशन आया है, मैंने ऑफ लेट ये चीज खुद भी एक्सपीरियंस की है, दैट ज्वेलर्स ने अब कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है लोअर ग्रेड गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर, 18 कैरेट एंड इवन 14 कैरेट गोल्ड ज्वेलरीज के ऊपर, क्योंकि इतने ऊंचे स्तरों पे परचेजिंग ज्वेलरी इज वेरी मच एक्सपेंसिव, जो भाव अभी चल पड़े हैं। देयरफॉर ऑफ लेट एक कंज्यूमर प्रेफरेंस के अंदर भी चेंज नजर आया है, विच इज एडेड एडवांटेज फॉर कंपनीज लाइक टाइटन, जो कि कैरेट लेन ब्रांड को अब ओन करते हैं, और उसकी वैल्यूएशन जहां से उन्होंने खरीदा था मल्टीपल ऑलरेडी हो भी चुकी है। अब ज्वेलरी एक तरीके से एक्सेसरी की तरीके में भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है, स्पेशली अमंग द यंग वर्किंग वुमेन क्लास जो है उसके अंदर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाला समय इस 14 और 18 कैरेट ज्वेलरी के अंदर एक अच्छा अपटिक देखेगा, और कई सारे ऑप्शंस 20, 30, 40 हजार की रेंज के अवेलेबल हैं, रेंजिंग फ्रॉम ब्रेसलेट्स टू अदर स्मॉलर ज्वेलरी आइटम्स जो कि इसी कैरेट में आते हैं, और कंपनीज काफी एग्रेसिवली कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। इनका अर्स्टवाइल कंपेटिटर इज ब्लू स्टोन इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। अदर देन दैट भी अगर मैं टाइटन के एट लार्ज बात करूं तो बाकी वर्टिकल्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि टाइटन जो है पहले वो गोल्ड ज्वेलरी पे प्योरिटी के साथ काम काज करते, फिर उन्होंने अपने ज्वेलरी ब्रांड्स को भी एक्सपैंड किया है, और जो लेटेस्ट है वो लैब ग्रोन डायमंड्स का फर्स्ट शोरूम उन्होंने बॉम्बे में लॉन्च किया है रिसेंटली। सो दे आल्सो डाइवर्सिफाइंग, क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड जितना महंगा होगा उतना लोग उससे भागेंगे पर दे डोंट नो कि इंडियन वुमेन आर स्टिल अट्रैक्टेड टू 22 or 24 कैरेट गोल्ड ओनली, बट यस एब्सोल्युटली pockets must allow you to buy gold at that price. वो भी देखना है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अरुण कुमार गुप्ता जी पूछते हैं आपसे कि बजाज फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस, दोनों में से लॉन्ग टर्म के लिए कौन अच्छा लगता है, और राइट प्राइस क्या होता है, क्या होगा इन दोनों में एंट्री के? ये मुश्किल सवाल कहूंगा मैं ये, क्योंकि ये चॉइस बड़ी मुश्किल है इन दोनों के अंदर बनाना। फिर भी मैं श्रीराम फाइनेंस के साथ अभी जाऊंगा। बढ़ती हुई कंपनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे भी इतना अप्रिशिएट होने के बावजूद भी वैल्यूएशंस फ्रंट पे श्रीराम फाइनेंस एक चीपर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, सस्ती वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। देयरफॉर मुझे वो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है अगर मैं बजाज फाइनेंस से कंपेयर करूं तो। बाकी पेडिग्री वाइज और कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के अंदर ऐसा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बहुत ही ज्यादा अंतर है दोनों के बिजनेस मॉडल्स में भी। लेकिन अगर जब सवाल इस तरीके का पूछा गया तो आई थिंक आई विल गो विद श्रीराम फाइनेंस। एंड वेयर टू एंटर? थोड़ा डिप का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा डिप का वेट करिए तो आप श्रीराम फाइनेंस में एंट्री कर सकते हैं। अगला सवाल जो है उन्होंने नाम नहीं लिखा। HFCL फॉर 6 months। HFCL का ये साल बहुत खराब रहा, लेकिन पिछले 2 कारोबारी सत्रों से एक अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। आज भी HFCL जो है 9% ऊपर है, क्योंकि वो FNO से बाहर हो गया है। तो HFCL पे 6 महीने का व्यू आपका क्या रहेगा? शॉर्ट नहीं हो पाएंगे शायद, इस अपेक्षा में उत्साह आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से फॉर्मेशन ठीक ठाक लग रही है। 68-70 का, एक बार 70 का रेंज ब्रेक करेगा तो एक चाल 80 के करीब के लेवल की बन जाएगी। तो स्पेशली जो कि रिस्क
टेकिंग ट्रेडर्स होते हैं, जिन्हें रिस्की ट्रेड्स बेट्स पसंद होती है, वो निवेश करें, वो ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा लंबे चौड़े निवेश की सलाह नहीं दूंगा। ट्रेडिंग करनी है तो 70 के ऊपर 80 की चाल के लिए एक बार सौदा लिया जा सकता है। उस टाइम पे एक 65 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। दरअसल एक लेसन मैं आपसे लेना चाहूंगी, जब भी कोई स्टॉक का एफएनओ से बाहर होता है तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम आता है। अभी आपने कहा कि शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को यह ध्यान में आया कि व्यूअर्स भी सोचते होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि एफएनओ से बाहर होते ही स्टॉक में एक अच्छी तेजी आने लगी। कुछ और रीजंस क्या आप हमें समझा सकते हैं? मैम एज सच कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में नहीं होते। एक मेजर चीज यही है कि जब चीज एफएनओ से बाहर होती है तो वो लेस ऑन वोलेटिलिटी हो जाती है। एफएनओ जनरली बाय नेचर एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह बनाए गए थे, जो कि ट्रेडर्स ने और थोड़ा सा उसको मोमेंटम बना प्ले कह दिया। लीजिए या स्पेक्यूलेशन कह लीजिए, जी। उस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब जो जो उनका मूलभूत सिद्धांत था उसको बनाने के जी। पीछे, उससे हटके उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब जब उस तरीके से इस्तेमाल होगा तो मिसयूज भी होगा। तो वो वाली चीजें की वजह से एड ऑन वोलेटिलिटी हो जाती है। अब मेरी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो मैं 100 ही रुपए की डिलीवरी ले सकता हूँ। तो करेक्ट। अब एफओ में क्या है, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मैंने ले लिया 1000 रुपए का माल। तो राइट। अब वो वाली चीज अब पॉसिबल नहीं है एचएफसीएल में। हाँ। तो इट विल बी ओनली अवेलेबल टू दोज जो कि एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं, पूरा मूलधन देकर लेना चाहते हैं, तो वोलेटिलिटी उस हिसाब से फिर कंटेन हो जाती है। शेयर की अगर एक और चीज हमें ध्यान देनी होगी कि शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, और मार्केट कैप से वो डिफाइन होगा कि भाई इसमें वोलेटिलिटी किस स्तर पे आ सकती है और एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है। इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, 1 करोड़ से ऊपर, और 68-70 रुपए का शेयर है। तो इतना इजिली वॉलेटाइल फ्रंट पे आएगा भी नहीं है स्टॉक। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग सर। अगला सवाल ले लेते हैं। प्रिंस का सवाल है, पूछते हैं सदर्न पेट्रोकेमिकल के बारे में। सदर्न पेट्रोकेमिकल के शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 82 रुपए में खरीदे हैं। शैल आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और एड मोर, प्लीज सजेस्ट। ये थोड़ा खोजना पड़ेगा सदर्न पेट्रोकेमिकल को, बिकॉज मैंने ऑफ लेट इस स्टॉक को ट्रैक नहीं किया है। मुझे लगता है ऑफ लेट सभी एनालिस्ट जो है ऑयल एंड गैस स्पेस से दूर ही रहे हैं ना। एब्सोल्युटली। दरअसल क्या हो जाता है, when you get ample opportunities within the the auto space, within the IT space, sometimes within the banking space, तो जनरली क्या हो जाता है, एक पोर्टफोलियो उसी के अंदर डिफाइन होके रह जाता है। और जो ऑयल एंड गैस स्पेस है उसके अंदर बहुत सारे शेयर्स हैं। अगर हम खोजने जाएंगे तो रेंजिंग फ्रॉम रिलायंस ओएनजीसी जो रिफाइनर्स हैं, टू बेसिकली आईओसी बीपीसीएल टू गुजरात गैस, सारे ही आ जाते हैं। तो इतने छोटे स्तर पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस चीज को ट्रैक कर पाना। 1700 का मात्र मार्केट कैप है स्टॉक का, हमारे तो रेडार में नहीं आता है उस प्राइस पॉइंट से, तो मैं इसमें मतलब व्यू नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट सवाल में ले जाते हैं। अब दिलीप व्यास जी का सवाल है, वो पूछते हैं यूनिकॉम ई सॉल्यूशंस, क्या आप इसे ट्रैक करते हैं? यूनिकॉम ई सॉल्यूशंस में Unicom e-Solutions. Again, ma'am, no, we don't track the stock. ओके। वो पूछते हैं कि फ्रेश बाइंग करना सही रहेगा, हाल में इस लोअर लेवल्स पर ट्रेंड कर आई रहा थिंक है। मैं जिस प्रकार से अभी रिजल्ट्स वगैरह और बाकी चीजें देख रहा हूँ, तो so you are sticking to the large caps, right? Mostly लार्ज मिड कैप एंड सम क्वालिटी स्मॉल कैप्स। जनरली हमारा जो रहता है बीएसई 500 का, हमारा ट्रैकिंग का जो पैमाना है, होराइजन है, दैट इज बीएसई 500 ओनली। तो सही बात बोले तो कायदे से उन्हीं को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब 500 शेयर्स के बारे में पढ़ना, अच्छा, ध्यान रखना, फॉलो करना। अब आप पकड़े गए। आपने कहा कि आप कुछ क्वालिटी स्मॉल कैप्स ट्रैक करते हैं, तो कुछ क्वालिटी स्मॉल कैप्स जो आपको अच्छे लग रहे हो 2026 के लिए। I came prepared for this question. You cannot catch me on that. मुझे पता था ये सवाल जरूर आएगा। क्योंकि आपने बात की स्मॉल कैप की, मैंने नहीं की थी। यस। तो देखिए, यहाँ पे हम जरूर बात करेंगे इस विषय पे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमें ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी स्पेस भी अच्छा लग रहा है। देयरफॉर स्टॉक्स लाइक प्रेकॉल, हमने पहला शेयर शायद प्रेकॉल का ही लिया था जब मैंने कहा था कि हमारे रिडार पर है। वी आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक। Another stock